बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मैं हूं हसन लियाकत। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और यकीनी तौर पर आज सब अच्छे तो नहीं होते वैसे हसन। निम्रा, आप भी खुश होंगी? मैं खुश हूं, लेकिन वैसे सब अच्छे नहीं होते। अच्छा। मजाक कर रही हूं, सब अच्छे होते हैं। सब अगर अच्छे नहीं भी है तो अच्छे बन जाए। हाँ। वैसे भी आज तो अच्छी खबर है भाई हमारे पास। स्टार्ट में हम आपको बताते चले, 1 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी का ऐलान किया गया। आलमी मंडी को थैंक यू बोलना बनता है यहाँ पे, जहाँ पर ऑयल की प्राइसेस में कुछ कमी आई, उसके बाद फिर पाकिस्तानियों ने भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया फाइनली वी हैव टू डू दैट टू, और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया। रात को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एंड हसनैन को भी इसका काफी फायदा। कितनी कमी हुई बताएं जरा। मुझे तो थोड़ा सा फायदा हुआ। पेट्रोल की कीमत की अगर बात की जाए तो 6.17 पर लीटर कमी हुई है, 6 रुपए की कमी है। और डीजल की अगर कीमत की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 11 रुपए की 10.86 रुपए फी लीटर की कमी हुई। इससे पहले अगर 30 जून की बात की जाए तो वहां पे पेट्रोल की कीमत में 7.45 रुपए और HSD की कीमत में 9.56 पर लीटर इजाफा हुआ था एग्जैक्टली। और फिर 16 जुलाई की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत में 9.99 रुपए और HSD की कीमत में 6.18 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ। और गवर्नमेंट ने मौजूदा माली बिल में पेट्रोलियम लेवी की ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर की है। खैर ये अच्छी खबर थी। बड़ा कम कोई ऐसा मौका होता है हमारे पास जहां पे हम लोग अपने प्रोग्राम का इंट्रो जो होता है या फिर हम जब स्टार्ट ले रहे होते हैं तो वो किसी अच्छी खबर से होता है। या तो कभी कभी बारिश हो जाती है, हम उसके बारे में खुश हो जाते हैं, या फिर ऐसी कोई खबर होती है। बहरहाल कम होता है। कल की भी एक बुरी खबर थी, लेकिन वो हम सबको ही पता है, इस्माइल हनिया के कत्ल के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स कल हमारे सामने आई। क्या क्या हुआ थोड़ा बहुत हसनैन बताएंगे, फिर मैं बताऊं। बिल्कुल। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में कातलाना हमले में शहीद हुए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की अगर बात की जाए तो ये उनके सियासी ब्यूरो के सरबराह थे। हनिया की शहादत पाकिस्तान ने इजहार ताज़ियत करते हुए कहा है कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो रूस, तुर्किया और कतर की इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत की गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया जो है, उनकी नमाज जनाजा आज सुबह तेहरान में अदा की जाएगी। गालिबन 9:30 का टाइम बनता है हमारे टाइम प्रोग्राम के दौरान ही, बल्कि उनकी नमाज जनाजा भी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर उसके बाद उनकी मैयत आज दोपहर दोहा मुंतकिल की जाएगी। और फिर तदफीन जो है नाज़रीन वो फ्राइडे को दोहा में ही की जाएगी। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान गए हुए थे। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते चलें तो गुज़िश्ता रोजी फिर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इजरायली हमले में गाइडेड मिसाइल के जरिए उनको टारगेट किया गया ऑब्वियसली, और वो अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे। बताया यह जा रहा है कि वो बिल्कुल खिड़की से अंदर आया मिसाइल और जाके डायरेक्टली उनको अटैक किया है, बल्कि उनका एक सिक्योरिटी गार्ड भी उसमें साथ ही हवाले से निम्रा जिस तरह आपने बात की, पूरा बैकग्राउंड बताया। बिलाशुबा इस्माइल हनिया की जो शहादत है ये मुसलमान दुनिया के लिए बहुत बड़ा धचका है, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, ये अगर फलस्तीन की जब हम बात करते हैं हसनैन, तो हमारे ज़हन में एकदम से आता है इस्माइल हनिया की फैमिली हो या फिर वहां पे मौजूद फलस्तीनियों की जितनी भी फैमिलीज हैं, उनको मुझे मेरे ज़हन में एक टर्म आ रही है, शुहदा की फैमिलीज हैं वो। इसी तरह इस्माइल हनिया की फैमिली भी जो है नाज़रीन, वो शुहदा की फैमिली कहलाई जा सकती है। और ऑलमोस्ट इस्माइल हनिया की अगर बात की जाए तो पहले उनके 3 बेटों को शहीद किया गया, फिर 3 पोते, फिर 1 पोती उसमें शामिल थी। और अगर मैं इन डिटेल आपको बताना चाहूं तो इनकी फैमिली के तकरीबन 60 से जायद लोगों को अभी तक इजराइल की जानिब से शहीद किया गया। और एट द एंड ऑफ द डे इस्माइल की जो शहादत है ये यकीनी तौर पर रंग लेके आएगी। जिस तरह की इनकी एक सियासी जदोजहद थी, और निमरा ये एक जमाने में जब पनाह गज़ीन कैंप लगे होते थे, ये पैदा भी हुए, किसी घर में पैदा नहीं हुए, वहां से परवरिश की, फिर उसके बाद इनका हमास का सफर। शायद यही वजह है कि वो फलस्तीनियों की हसनैन ये जदोजहद को जानते हैं, तकलीफ को जानते हैं और आज़ादी की अहमियत को जानते हैं। और यही वजह है कि वो इस सियासी तहरीक के हेड भी रहे, और उन्होंने जो परफॉर्म किया जिस तरह से फलस्तीनियों की आज़ादी के लिए, फलस्तीनियों के हक के लिए, और वो नुमाया रहेगा हमेशा, तारीख उसको याद रखेगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर नाइला चौहान साहिबा, और एमन भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर महारत रखती हैं। सबसे पहले मैं सफीर साहिबा आपकी तरफ आऊँगा। मशरिक़ वुस्ता की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हैं इसराइल की जानिब से वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। पहले उन्होंने लेबनान में कार्रवाई की जहाँ पे उन्होंने नायब कमांडर को मारा जिनका नाम फवाद शुक्र था, और अगर उसके बाद अगर बात की जाए तो चंद ही घंटों में उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब इस्माइल हनिया की शक्ल में अपना टारगेट अचीव किया। इजराइल चाहता क्या है? इजराइल बेसिकली केओस चाहता है
और उम्मा को डिवाइड करके अपना फैलाव करना चाहता है। नेतन्याहू की अगर आप स्पीचेस सुने तो वो हमेशा ग्रेटर इजराइल की बात करता है। हर दफा जब यूएन में स्पीच करता है तो इजराइल का नक्शा बदला हुआ होता है। वो मुझे नहीं पता कहाँ रुकेगा। ग्रेटर इजराइल में कौन कौन से ममालिक वो शामिल करेगा, कहाँ कहाँ वो तबाही करेगा, ये जब तक कि उसको अपनी जो है कुर्सी की हवस और दरिंदगी जो है उसके अंदर, वो उसको ड्राइविंग फोर्स है इन ऑल दी एट्रोसिटीज जो वो कमिट कर रहा है गाजा में, फलस्तीन में और बाकी दुनिया के ममालिक। देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान की इनॉग्रल सेरेमनी के लिए सारे मेहमान आए हुए थे और उन्होंने उसमें डबल टारगेट, हालांकि इस्माइल हनिया कतर भी रहे हैं, तुर्की भी रहे हैं, वहां पे उसने नहीं अटैक किया। वो चाहता है कि ईरान को मुलव्विस किया जाए। और उसकी जो कांग्रेस में स्पीच थी, अगर वो भी देखे तो वो एक अलायंस ईरान के खिलाफ बना के ईरान को मुलव्विस करना चाह रहा है ताकि ये एक बड़ी जंग बने। तो नाइला साहिबा, आपको क्या लगता है अमेरिका की जानिब से जो तरदीद की गई कि हमारे मुलव्विस हम इसमें नहीं है, मुमकिन लगता है आपको कि अमेरिका के मुलव्विस होने के बगैर इस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई हो सके? देखिए, अमेरिका मुलव्विस है भी और नहीं भी। अगर बिलफर्ज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अभी आप कहते हैं कि हम इनकी पुष्पनाही खत्म कर रहे हैं, हम नहीं इनके साथ आगे कुछ करेंगे, चले मान लिया, लेकिन जो आपने पहले के मुआहिदे किए हुए हैं वो तो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो तो नहीं रुक रहे। तो जो आर्म्स की उनको सपोर्ट है, जो उनको मिलिट्री सपोर्ट है यूएसए से, पहले के मुआहिदे जो हैं वो 2028 तक वैलिड है। सो वो ना भी कहते हुए भी जो पहले के मुआहिदे वो तो कैंसिल नहीं कर रहे ना, ठीक। अच्छा नाला साहब, इसी के हवाले से आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में भी अहमद जमील मौजूद हैं। इमन, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं, जिस तरह निमरा ने बात की, वजीर खारजा का बयान इन्होंने बताया, लेकिन वजीर दिफा कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ खड़े। और अल जजीरा की जो रिपोर्ट है, उनके एक जर्नलिस्ट ने, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने, उन्होंने बताया कि ये जो जितनी भी इंटेलिजेंस है वो प्रोवाइड करने में अमेरिका का हाथ है, जहां पे इस्माइल हनिया मौजूद थे। सो अमेरिका भी तो डबल गेम कर रहा है। देखिए, अमेरिका हैज़ ऑलवेज बीन, उसका एक होल्ड रहा है हमेशा से मिडल ईस्ट के अंदर। मिडल ईस्ट में उसने हमेशा से इजराइल को सपोर्ट किया है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड उसने की है। एंड वी हैव सीन दैट असैसिनेशंस अटेम्प्ट पहले भी की गई हैं। उसामा बिन लादेन के असैसिनेशन हम देखें, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं कि उनके लीडर्स की, उन्होंने ईरानियन लीडर्स के, IRGC लीडर्स की उन्होंने assassination की है, and it has never been possible without the American support. They have provided their intelligence, उन्होंने provide किया, उन्हें weaponry provide किया, despite at the forefront हमारे पास इजराइल आ रहा है, लेकिन बैक फ्रंट पे हमारे पास अमेरिका की सपोर्ट देयर इज डेफिनेटली सपोर्ट। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगा एम्बेसडर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हालात को देखा जाए, आप देखिए कि वो ईरानी सदर की हल्फ बददारी में गए थे, ऊपर से वो तेहरान में मौजूद थे, और तीसरा वो स्टेट गेस्ट थे। यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठते हैं ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऊपर, पासदारान इनकलाब के जो लूप होल्स हैं उनके हवाले से भी तो अब पूरी दुनिया सवालात उठा रही है। देखिए, ये चाहते ये थे कि दुनिया सवालात इस मौजू पे उठाए, इसलिए उन्होंने इसको टारगेट किया है। लेकिन आप ये भी देखें कि कुछ अर्सा पहले ही ईरान ने मिसाइल अटैक किए थे इजराइल पे, और उनका जो डोम ऑफ डिफेंस था उसको, मिथ को तोड़ा, क्योंकि इजराइल समझता था कि वो हर जगह तबाही मचा सकते हैं लेकिन उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। एग्जैक्टली ईरान ने प्रूव किया कि वो हाथ लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी यही कहा कि अब जो है ये डोम ऑफ डिफेंस इतना डिफेंसिबल नहीं है जैसे कि ये सोचते हैं। सो उनकी जो गलत फहमियां हैं, खाम ख्यालियां हैं, उनको भी चैलेंज हो रहा है अब। अच्छा, वैसे हनिया का ईरान में होते हुए उनका कत्ल होना ईरान की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एंड ईरान इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट। आप अब इसके बाद नाइला साहिबा क्या रिएक्शन देखती है ईरान का एंड पर्टिकुलरली हमास का भी?
देखिए, वो तो ईरान जो है, ये आप मत भूलें कि 5000 साल पुरानी तहजीब है और उनकी जो डिप्लोमेसी है वो 5000 साल के तजुर्बे के साथ है। नो डाउट उन्होंने इन बातों को सोच समझ के रिएक्ट करना है, क्योंकि वो तो चाह रहे, ईरान तो दाने फेंक रहा है कि ये चुभे और जंग बने और जंग बड़ी हो, ताकि नेतन्याहू अपनी कुर्सी पे चिपका रहे और वहां पे इलेक्शंस ना हो, क्योंकि उधर जंग की अगर हालत हुई तो वो अपनी इलेक्शंस पोस्टपोन करेगा। उसे अपने जो है लोगों में भी कोई हमायत ज्यादा नहीं है, और जो इजरायली है वो भी कह रहे हैं कि ये जंग को प्रेफर कर रहा है जानों की निस्बत, क्योंकि हॉस्टेजेस जो है उनका मसला भी वो हल नहीं कर रहा। तो अगर वो ये गेम खेल रहा है कि IRGC को और ईरान को कमजोर दिखाए, तो ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि वो ऐसी प्रोवोकेशन कर रहा है जो वो खुद निभा नहीं सकेगा, डील नहीं कर सकेगा। इजराइल मुकाबला नहीं कर सकेगा अगर ईरान वाकई जंग मैदान में आ गया, मैदान जंग में आ गया। लेकिन ईरान, मुझे उम्मीद है कि तहम्मुल से काम करेगा और अपने प्रॉक्सीज को यूज करेगा, बजाय इसको अना का मसला समझ के तो जंग में छलांग मारे। लेकिन आप देखिए कि राहबर साहब ने अपनी स्पीच में कह दिया है कि हम माफ नहीं करेंगे, बदला हम लेंगे। अब वो कैसे बदला लेंगे ये इजराइल को अंदाजा नहीं है। ठीक हो गया, मैम हमारे साथ रहिएगा। एमन, आपसे सवाल ये करूंगा कि अगर ग्रेटर इजराइल की बात की जाए तो ग्रेटर इजराइल में आप देखें कि इजराइल एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। सीरिया आपके सामने है, इराक के हालात आपके सामने हैं, लीबिया के हालात आपके सामने हैं। मतलब अरब एक तरफ से सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्रेटर इजराइल इस वक्त हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वो जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं और जो अहले यहूद के कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अहले यहूद के जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से हमें पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है इसको सपोर्ट मिल रही है अमेरिका की जानिब से। लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें कि अभी जो हमारे पास एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है। इनिशियली अगर हम देखें उनके जो रिलेशन है वो ईरान के साथ भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और अगर हम लोग इसका इफेक्ट देखें, अगर रिस्पॉन्स देखें, तो रिस्पॉन्स जो है वो सिर्फ ईरान की जानिब से नहीं आएगा, वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स आएगा पूरे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जानिब से। एज जो हमास के जो पोलिटिकल लीडर है, हमास के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो एक मेजर हमास के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो एक मेजर लाइक ही हैज बीन द पार्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस और फोर्थ फ्रंट पे हमेशा से रहे हैं। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो जो हमास है वो जो लीडर है उनके इस्माइल हानिया, वो सिर्फ पॉलिटिकली उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि वो क्रूशल ही वाज प्लेइंग अ क्रूशल रोल इन नेगोशिएटिंग विद द पीस टॉक्स विद अमेरिकन्स एंड इजरायलीज इन दोहा। सो अगर हम इस चीज़ को देखें कि लाइक फोर्थ फ्रंट पे जो है उनको like they are like supporting and they are just like the axis of resistance is supporting the greater Islamic the greater Islamic cause, and they will be fighting for the free Palestine. ठीक हो गया। अच्छा नायला साहब, इसी क्वेश्चन के साथ आपके पास आऊंगी। एडिंग ये भी बीच में शामिल कर लीजिएगा कि ईरान पाकिस्तान का भी नेबर है, तो हमसाया होने की वजह से जब ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रहा है, यमन की सूरत हाल हमारे सामने है, लिबिया की हमारे सामने है, तो फिर पाकिस्तान की क्या सूरत हाल होगी? रिएक्शन क्या होना चाहिए पाकिस्तान का, और इस पे इम्पैक्ट क्या होगा पाकिस्तान पे? देखिए, ये आपने दो सवाल इकट्ठे किए हैं। जी, पहला आपका सवाल है कि ईरान के अंदर अभी वो सोचो बचाव कर रहे हैं कि किस तरह से रिएक्ट करना है। जहां तक इजराइल की बात है, वो उनका खाम ख्याल है कि एक शख्स को कत्ल करके वो उनकी पूरी मूवमेंट को खत्म कर देंगे, बल्कि जितना वो जुल्म उठाएंगे उतना हमास स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक शख्स की बात नहीं है। तो एक शख्स को या दो अशखास को कत्ल कर देने से मूवमेंट नहीं खत्म होगी, बल्कि और उसमें जान आएगी। तो इधर तो इजराइल का मैं बिल्कुल क्लियरली कह सकती हूँ कि उनकी ये मिस कैलकुलेशन है। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा भी ऐड कर लीजिएगा एम्बेसडर साहिबा, कि आप देखिए कि ईरानी सदर की पुरस्कार मौत, उसके बाद आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाइए तो इजराइल ने जो अमेरिका पे हमला किया था, यूएस बेस पे जो इराक पे हमला हुआ था, वहां पे कोई अमेरिकन जो है मारा नहीं गया था। तो सिस्टम में लूप होल्स की वजह से ये जो ईरान है इसके स्ट्राइक्स उस हद तक बढ़ भी नहीं सकते, ये लिमिटेड स्ट्राइक्स पे रहेगा, या इस जंग में आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है ईरान भी?
इसराइल का मुकाबला करना भी बड़ी बात। देखिए, मेरे ख्याल में ईरान के बहुत कैलकुलेटेड मूव है। वो उतना डैमेज करना चाहता है जितना कि वो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मूव के साथ कर सके। वो उसकी कमजोरी नहीं है, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल भी कमजोरी नहीं है, वो उनका वेल कैलकुलेटेड एक्शन है। और आप देखिए कि जब इन्होंने इजराइल पे भी हमला किया था, जब अपने मिसाइल फेंके थे, तो उन्होंने सिविलियन बेस कोई नहीं होने दी, उन्होंने उनकी मिलिट्री बेस पे किया। तो ईरान में ज्यादा मेच्योरिटी, क्योंकि वो मेच्योर मुल्क है, उनके रिएक्शन ज्यादा मेच्योर है। इजराइल की तरह ये जिंदगी पे नहीं वो आते, वो सोच समझ के कदम उठाते, और वो इस बात पे भी मोहतात है कि वो जंग में मुलव्वस नहीं होना चाहते, लेकिन किसी की गलतफहमी है अगर इनकी अहलियत पे, तो उस गलतफहमी को हटा देना चाहते हैं। अच्छा नायला साहब, ये भी बताइएगा कि जो रिएक्शन सामने आया है मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी, वो काफी है या नाकाफी है? उसमें मजीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है अगर बेहतरी लाने की जरूरत है? देखिए, बेहतरी की डेफिनेशन क्या है, आपको ये सोचना है, ठीक, क्या आप अपनी आवाम, अपनी उम्मा की बेहतरी चाहते हैं, या आप में बदले की आग है और आप दीवानगी में जाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है हम दीवानगी में नहीं जाना चाहते, हम मोहतात तरीके से इस बात को, क्योंकि अगर ये आग फैली तो ये फिर तीसरी जंग अजीम भी बन सकती है। यस। और पाकिस्तान जो है हमेशा उसने पीस के ऊपर काम किया है, हमने हमेशा दुनिया में अमन की निगोशिएशन में पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो यूएन में पीस कीपिंग फोर्सेस हो, चाहे यूएन के अंदर निगोशिएशन हो पीस के ऊपर, उसमें पाकिस्तान ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आई थिंक पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ तरीके से इस पर रिएक्ट करेगा, और ईरान भी मुझे लगता है कि वो सिर्फ उनको टारगेटेड जो है ना सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो एक फुल आउट जंग में जाना चाहेंगे इस पर। अच्छा एमन, आपसे भी मैं ये इस सवाल का जवाब चाहूंगा कि आइंदा मंजरनामा क्या देख रही हैं आप? अगर चीन की बात की जाए और उसने हमास को, अल-फतह को एक जगह पे खड़ा किया, रशिया हो गया, फिर तुर्की हो गया, फिर पाकिस्तान भी इवन हमदर्द तो जरूर है, सो आइंदा का मुस्तकबिल का मंजरनामा आप क्या देख रही है इस शहादत के बाद? आइंदा का मंजरनामा मैं ये देख रही हूँ कि ईरान जो है वो कैलकुलेटेड स्ट्राइक्स करेगा अपने जो है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनके थ्रू। वो सीरिया के थ्रू कर सकता है, वो इराक के थ्रू कर सकता है, वो ईरान के थ्रू ईरान के थ्रू भी डायरेक्टली भी कर सकता है। प्रीवियसली हमने देखा कि जब उनके एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ इन सीरिया, तो उन्होंने ईरान ने डायरेक्ट उन पर अटैक किया। सो इट इज़ लाइक के एस्केलेट सिचुएशन हो सकती है इफ़ जब तक उस इजराइल उसको ज्यादा बढ़ावा ना दे। लेकिन अगर हम बात करें तो मंजरनामा यही है मेरी नजर में कि चाइना और रूस दे विल कम फॉरवर्ड, और वो इस एस्केलेशन को कम करना चाहेंगे जरूर, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के ज्यादा चीजें मजीद एस्केलेट ना हो। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच नायला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मैंने आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है आपने, अभी नमाज जनाजा की भी कुछ खबरें हमारे सामने आ रही हैं, वो भी वक्तन फवक्तन हम प्रोग्राम में भी ऐड करते रहेंगे, न्यूज डिपार्टमेंट भी उसको कवर करेगा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम शामिल करने लगे ब्रेक जल्दी से। वेलकम बैक टू शो। हम बारिश की बात करेंगे। मानसून का वेदर है और नहायत ही खुशगवार वेदर होता है। आप जब घर से निकलते हैं तो कुछ 5-10 किलोमीटर के लिए बारिश होती है, उसके बाद से एकदम से आपको डिफरेंट वेदर मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी बारिश पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अलग सुबह हुई है। लाहौर की बात की जाए, कसूर, शेखुपुरा, कामोकी में बारिश से ये तमाम तर एरिया जलथल हो चुका है, और लाहौर में मुसलसल 2 घंटे से जारी बारिश से बिजली गायब हो अच्छी लग रही है बारिश, अब अच्छी लग थोड़ा सा। लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल की ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पे ये सर्विसेज हॉस्पिटल के इनसाइड के मनाजिर हैं। आप देखिए कि जल्द तो क्या मतलब कि तमाम तर मशीनरी, तमाम तर इक्विपमेंट, हर चीज़ तबाह हो चुकी है।
और ये ग्रेटर पंजाब का हिस्सा है। ग्रेटर इसराइल से सीधा आपको ग्रेटर पंजाब में लेकर आए हम, और ये इस वक्त हॉस्पिटल की आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं हम। ये वीडियोस देखें जी, पानी पूरा भर चुका है और हॉस्पिटल का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल इस वक्त बर्बाद हो चुका है। और सवाल हसन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि सीएम साहिबा कहाँ पे, अली नासिर के पास ये सवाल लेके चलते हैं। मरी गई हो सकती है, वहां पे बारिश बड़ी खूबसूरत लगती है। अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कहाँ पे मरियम साहिबा, ये अस्पताल की क्या हालत है, मतलब दिल में, पंजाब के दिल की सूरत हाल है, तो बाकी शहरों का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। जी बिल्कुल, मुसलसल बारिश हो रही है 4-5 घंटे से लाहौर के अंदर। तो ये सूरत हाल है, 40 साल का जो पुराना रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। तो ये मनाजिर सर्विसेज अस्पताल के, जहाँ पर जो इमरजेंसी के अंदर पानी दाखिल हुआ है और पानी के साथ साथ जो सीवरेज का पानी है वो भी मिक्सअप हो गया है, जिसकी वजह से एक तो बदबू फैल गई है, मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरे डॉक्टर्स को ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ये पानी निकालें। दूसरे डॉक्टर भी इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली और ये भी काम हमसे करवाया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल देखने में नजर आ रही है। और ये इमरजेंसी के अंदर पानी दाखिल नहीं होना चाहिए था बारिश का, और इसकी वजह यह है कि इमरजेंसी के अंदर वो मरीज दाखिल होते हैं जो बड़े क्रिटिकल सूरत हाल के अंदर होते हैं। तो अब मरीजों को डबल ट्रिपल टेंशन, तो बदबू मिल रही है, फिर नई बीमारी। तो ये जो महकमा सेहत था, जो हुकूमत पंजाब था, उनकी जो कारकर्दगी का जो दावा था वो खुलकर सामने आ गया है कि ये उनकी कारकर्दगी थी और ये मरीजों की फलाह के लिए काम कर रहे थे, सेहत के ऊपर ये इनका काम हो रहे थे। ये सिर्फ सर्विसेज की सूरत हाल नहीं है। अच्छा अली, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आप देखिए साहिवाल हो गया और बहुत सारे शहर हैं जो छोटे छोटे शहर हैं, लेकिन आप लाहौर की सिचुएशन देखिए कि वहां पे डॉक्टर्स को ही कहा जा रहा है, हॉस्पिटल के अमले को कहा जा रहा है कि आके पानी निकालिए। कहाँ पे आपके वो डिपार्टमेंट हैं जो पानी निकालेंगे, कहाँ पे आपकी सीएम साहिबा हैं? सीएम साहिबा को छोड़ दीजिए, आप कमिश्नर की बात कर लीजिए। प्लीज अली हसनैन को वेयर अबाउट्स बता दें सीएम के, ही इज वेरी कंसर्न्ड। जी अली, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, लेकिन आवाज कट गई है। अच्छा अली, सवाल ये है कि ये तमाम तर छोटे शहरों की बात नहीं कर रहे, हम लाहौर की बात करो। लाहौर में भी उनको बताया ही जा रहा है कि आप खुद पानी निकाल लीजिए। वो डिपार्टमेंट कहाँ पे जिनके काम है पानी निकालने का, और पानी अंदर आया ही क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल पानी अंदर आया ही क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी बिल्कुल, जो सीवरेज वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। उनके साथ उनके भी यही मसाइल देखने में नजर आ रहे हैं कि उनको भी तनख्वाहें नहीं दी गई। डॉक्टर के साथ साथ ये सूरत हाल है, मरीजों को ऑलरेडी इलाज करवाने में भी मसाइल का सामना पड़ा। ये लाहौर जो कि कैपिटल ऑफ पंजाब भी है, वहाँ पर ये सूरत हाल है। चीफ मिनिस्टर भी इधर बैठती हैं, तमाम तर ब्यूरोक्रेट्स भी इधर है। तो सरकारी अस्पताल जो उनसे लाहौर के हैं, वहाँ पर दीगर शहरों से भी लोग यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कोई तवज्जो नहीं है। मरीज इसी तरह खुआर हो रहे हैं, परेशानी का सामना करना पड़ा है। और पानी निकालने वाला मैं एक चीज आपको बताऊं, हमने दोबारा इसका फॉलोअप किया था तो पता लगा कि पानी जो सीवरेज के जरिए जा रहा है तो जा रहा है, कोई भी निकालने वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं है। तो शिकायत है, डॉक्टर अली चले, ये तो हॉस्पिटल हो गया ना, ये सर्विसेज हॉस्पिटल हो गया। इसके अलावा दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर के? खुदा न खास्ता वहां पे भी यही सब दरिया बन चुका है सब कुछ? जी बिल्कुल, लाहौर तमाम तर इलाके जो है पानी में डूब चुके हैं और अभी तक मुसलसल बारिश हो रही है। 40 साल पाकिस्तान की तारीख के जो आखिरी 40 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है मौजूदा बारिश जो हो रही है, और अभी तक बारिश हो रही है। सुबह तो बहुत ज्यादा बारिश थी, तेज तूफान था, तेज आंधी की सूरत में तूफान आ रहा था। कई जगहों पर हमने देखा है कि दरख्त टुकड़े हुए हैं, बिजली का निजाम है भी दरम बरम हुआ है, और अभी तक बारिश हो रही है। और हालांकि महकमा मौसमियात ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ था कि ये तमाम इंतजाम पहले मुकम्मल कर लिए थे, क्योंकि पिछले साल इसमें 4% ज्यादा बारिश होगी। तो अब वही रिजल्ट अब आना शुरू हो चुके हैं। बारिश अभी तक हो रही है, अलग सुबह यानी फजर के दाने से शुरू है और अभी तक जारी है। अच्छा अली, मुझे याद है बचपन से लेके आज तक हमेशा जब भी बर्फबारी होती है या बारिश होती है, कुछ भी होता है, तो मैंने यही सुना है हमेशा के रिकॉर्ड टूट गया है। तो बचपन से रिकॉर्ड टूटता आ रहा है, तो जब हर साल रिकॉर्ड टूट ही रहा होता है तो क्या ये हुकूमतें खुद को तैयार क्यों नहीं करती? अभी जब पता है, इससे पहले पता चल जाता है 1 हफ्ते से कि भाई अगले हफ्ते ये मौसम होने जा रहा है, इतने मिलीमीटर बारिश होने जा रही है, तो कहाँ थी गवर्नमेंट? क्यों तैयारी नहीं की उन्होंने जब उनको पता था रिकॉर्ड टूटने लगे? तो जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि पहले से ही इन चीजों का बता दिया जाता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और ये चीजें आपके सामने ही है कि लाहौर के जितने भी तमाम तर जो इलाके हैं वो इस पानी में डूब चुके हुए हैं। ठोकर का इलाका है, यहाँ की जाती उमरा
तकरीबन 10 किलोमीटर है, जो कि नवाज शरीफ की रिहाइशगाह भी है, मरीम नवाज भी जहाँ पर बैठती हैं। बहुत अहम पॉइंट है, ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। बिजली का निजाम भी इधर धर्म भरम हुआ है। इसी तरह मॉडल टाउन जो पोश इलाके हैं वहां पर भी यही सूरत हाल है कि मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। ये सिर्फ मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। अब पंजाब की सूरत हाल हो रही है, क्योंकि पंजाब के अंदर मानसून बारिशों का ये स्पेल दाखिल हुआ है, तो पूरा पंजाब जो है वो बारिशों की वजह से मुतासिर हुआ है। तो वास्ता भी फेल हुआ है, बिजली का निजाम भी धर्म भरम है, बिजली गायब है। लाहौर के कई मकामात पर सुबह से बिजली बंद है, जिसकी वजह से लोगों ने आज सुबह दफ्तरी औकात में अपने दफ्तर को जाना था तो वो भी नहीं जा पाए। तो ये सारे मसले मसाइल जो है वो आज देखने में नजर आ रहे हैं। बारिश स्टिल अभी जारी है। वास्ता इंतजामिया और जिम्मेदारी थी कि इन तमाम तर मामला को देखें, लेकिन वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। अभी कुछ ही देर बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब यकीनी तौर पर गाड़ी पर आएंगी, थोड़ा सा वो फोटो सेशन का जो पुराना एक तरीकाकार है वो करेंगी, पूछेंगे कि बताएंगे कहाँ पानी खड़ा। आज तो पानी उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, लाहौर के तमाम तर मकामात पर जो पानी है, ये आज के लिए तो चैलेंज होगा। यकीनी अब मीडिया लेकिन अली उनके फोटो सेशन के लिए जिस तरह एक जमाने में वहाब रियाज साहब ने लंबे जूते पहने थे, वो बाहर पानी में निकले थे, मेरा ख्याल है कि उनको बड़ी आसानी हो जाएगी अगर उसी कॉस्ट्यूम में वो आए तो फोटो सेशन अच्छा हो सकता है, टिकटॉक की वीडियोस अच्छी बन सकती हैं, प्रॉपर इंतजाम तो हो सकता है बारिश में भी। जी बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज बारिश रेनकोट भी पहना जा सकता है। बारिश का सिलसिला जारी है। अब उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि पानी कहाँ पर है, वो फोन नहीं करेंगे कि बताएंगे किस जगह पर पानी खड़ा। अब पूरा लाहौर इस पर डूबा हुआ है, पूरा लाहौर घुटने से ऊपर तक पानी आया है। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं पर अगर कोई ग्राउंड वगैरह बनी हुई है जो कि थोड़ा सा जिसे डूबी ग्राउंड भी कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई है। अगर कोई बंदा जाए तो वह तैराकी भी कर सकता है, बच्चा डूब भी सकता है, ये भी वाकयात अब पेश आ सकते हैं। दूसरी जानिब जब खंबे की तारें गिरेंगी, पानी के अंदर भी करंट पैदा होगा, तो वो भी ठीक हो गया अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अली, जो कि लाहौर से हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की अगर बात की जाए, स्पेशली लाहौर की, तो वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। और बारिश जब आती है तो कराची में पानी ज्यादा नहीं आता, बल्कि लाहौर में भी पानी ज्यादा आता है, हर जगह पे ज्यादा आता है। दुबई में ज्यादा आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है, और दुबई में तो बहुत ही ज्यादा आ गया था। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत कुछ हो रहा है कौमी असम्बली में भी, इलेक्शन एक्ट के हवाले से भी बात करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे उस धरने का जो कि जारी है लियाकत बाग में। और लियाकत बाग में जमात इस्लामी का एक मुनज़्ज़म जलसा जारी है। इस तरह के जलसों के निमरा हमने देखा है कि पाकिस्तान में रिजल्ट नहीं निकलते जब तक आप डी चौक की तरफ ना जाएं, जब तक आप फैजाबाद की मेन ऑर्टरी बंद ना कर दें, जब तक आपने कुछ तोड़ फोड़ ना की, तो मैं यही कहने लगी थी, आपके जो धरने हैं उनको कामयाब अगर आप ये कहकर आए कि गमला अनफॉर्चुनेटली हम आपको बिल्कुल इस तरह नहीं करेंगे, वायलेंस की तरफ नहीं लेकर जा रहे हम आपको, लेकिन अगर पाकिस्तान में गमला ना टूटे और आप एहतजाज करें तो फिर बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाती है आपके लिए अपनी बातें मनवाने के लिए। जमात इस्लामी यहाँ पे अपने इस मुनज़्ज़म अंदाज के साथ कितना कामयाब हुई, इसी पे बात करने के लिए जी हमें जमात इस्लामी के अमीर नॉर्थ पंजाब के जो उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर तारिक सलीम साहब हैं, अमीर हैं जमात इस्लामी नॉर्थ पंजाब के। डॉक्टर साहब, धरना आपका जारी है बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में। मैं वहां पे जाता हूं तो देखता हूं कि हाफिज नईम साहब टहल रहे होते हैं, लियाकत बलोच साहब टहल रहे होते हैं, और आम आवाम की तरह ये नहीं है कि आपके लीडर घर चले जाते हैं, रात को वापस आते हैं। तो कैसा जा रहा है धरना, और क्या कोई मुज़ाकरात हुकूमत ने वापस आपके साथ किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन और निमरा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धरना अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 दिन से जारी है, और हर आने वाले दिन में लोगों का जो खरोश है, जज्बा है, उसके अंदर इजाफा हो रहा है। हुक्मरानों ने मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाया था और उसका कल 3रा दौर हुआ है। अच्छा। और एक दौर अभी होगा। हमारे जो नुमाइंदे, उनका कहना यह है कि कुछ चीज़ें जो है हुकूमत जो है वो उनको उसने अंडरस्टैंड कर लिया है, लेकिन हुक्मरानों की ये ख्वाहिश होती है कि वो आसानी के साथ किसी चीज़ को कबूल नहीं करते। जैसे आपने अभी कहा कि जब तक डी चौक ना जाया जाए, जब तक तोड़ फोड़ ना हो। कराची में जबकि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने धरना दिया था तो 29 दिन का धरना था। 29 दिनों के अंदर कोई गमला नहीं टूटा था, किसी की नक्सीर नहीं फूटी। अब भी लियाकत बाग के सामने हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं। हमने सियासत के अंदर यही ट्रेंड दिया है कि बदजुबानी भी ना की जाए, गाली गलोच भी ना किया जाए। कामयाब हुए सर आपकी कोई मुज़ाकरात में? गुफ्तगू के अंदर भी शाइस्तगी और अपने मौक़िफ़ पर डटा जाए।
और हमारे अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अगर किसी की खुशफहमी है कि हम 2-4 दिन बैठ के चले जाएंगे, हमें महीना बैठना पड़ा या इससे ज़्यादा बैठना पड़ा, इंशाल्लाह हम बैठेंगे। और मीडिया के लोग वैसे दिखा रहे हैं कि हर आने वाले दिन में लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक हो गया। चलें जी, नाज़रीन साथियों में स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जी अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मेरा सवाल अगर एक बार फिर से आप एड्रेस कर दें कि आपके जो मुज़ाकरात हुए कुछ हद तक कामयाब हुए वो या नहीं, क्या बातें अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा टाइम ले लिया आपकी मुज़ाकरात पे, जो आपकी जो डिमांड्स थी उस पर। लियाकत बलोच साहब और अमीरुल अजीम साहब जी, और दो हमारे और दोस्त भी हैं, 3 दौर हुए हैं। पहले तो हमारा एहसास ये था कि हुकूमत संजीदा नहीं है, ठीक है, और उनका ख्याल था कि शायद 1-2 दिन बैठेंगे चले जाएंगे। अब उन्हें हमारी संजीदगी का भी, हमारी क़ुव्वत का भी, स्ट्रीट पावर का भी ठीक ठीक से अंदाज़ा हुआ है। तो कल के जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर थोड़ी सी एक उम्मीद लगी है कि शायद कोई चीज़ जो है वो किसी नतीजे पे पहुँचे। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, इसलिए कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आदमियों का मसला है जिसको जमात इस्लामी ने उठाया। जिस घर में बिजली का बिल आता है वहाँ जमात इस्लामी और हाफिज़ नईमुर्रहमान डिस्कस हो रहे हैं। तो इस एतबार से हम ये समझते हैं कि जब तक हुक्मरान वो मुआहदे जो माजी की हुकूमतों ने किए थे, ठीक, और तमाम जो हैं वो माफियाज के लोग IPPs के इनकी अम्ब्रेला के नीचे हैं, जी ऐसे ही है। और ये चाइना से मुज़ाकरात करने तो जाते हैं। हम कहते हैं कि चाइना तो बात की बात है, आप अपनी पार्टियों के अंदर बैठे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। चलिए नाज़रीन, अभी आगे भी बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इस इजलास में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है उस पर फाइनलाइज होने जा रही है जुम्मे को। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देखती है और इस पर क्या करती है, अली बुखारी हमें ज्वाइन करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब बताइएगा, ये जो बिल है ये अब फाइनलाइज हो जाएगा फ्राइडे को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है उस पर बड़ी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, या आप लोगों की कोई तैयारी मुकम्मल है इसको लेकर? देखिए निम्रा, मुश्किलात तो हम पिछले 2.5-3 साल से ही बर्दाश्त कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर। और आपके सामने 50-50 हज़ार वोट से जीत के इस्लामाबाद से बैठा हूँ मैं आपके सामने। सो द इशू इज़ के इनका काम जो अभी पार्लियामेंट कर रही है सो कॉल्ड, क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार है सारे के सारे, कराची से लंडी कोतल तक चले जाएँ तो आपको जितने इनके बंदे नज़र आएंगे, ना उनके पास कोई लीगल क्रेडिबिलिटी है, ना कोई सोशल क्रेडिबिलिटी है, ना कोई उनके पास इखलाकी क्रेडिबिलिटी है, ना उनके पास कोई रिलीजियस क्रेडिबिलिटी है, जो झूठे अलफ कुरान उठा के बैठे हुए हैं। सो द इशू ये है कि ये चीज़ें तो हम फेस करते आ रहे हैं, और अल्लाह की ज़ात मदद भी करती है, मेहनत भी कर रहे हैं और इस्तकामत के साथ खड़े भी हुए हैं। सो इशू ये है कि आपने देखा कि ये पहली दफ़ा इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम नहीं लेकर आए। ये 2023 में एक तरमीम लेके आए, जी बिल्कुल। उसके बाद जब इलेक्शन हो गया 8 फरवरी के, इनको पता चल गया कि इस्लामाबाद की सीट्स वापस आनी है, कन्वीनियंस के मुताबिक तरमीम आती रहती हैं। तो नहीं, कन्वीनियंस फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द बाय द पीपल हो, फिर तो समझ लेते। जब भी आप पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट लेकर आएंगे तो उसको हमेशा कोर्ट्स अंडू करती आई हैं, कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑर्डिनेंस एक आ गया था, आपको याद हो, जब हमारा इस्लामाबाद को तो अभी तक कंक्लूड हो गया होता। अब वो ऑर्डिनेंस पे केयर टेकर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो खुद हारे हुए थे 6000 वोट से, उनका सिग्नेचर्स थे, ओरिजिनल प्रेसिडेंट साहब नहीं थे। इतनी जल्दी में लाया गया जब सेशन ऑलरेडी 3 दिन पहले मौजूद था और उसके बाद सेनेट भी मौजूद थी। ऑर्डिनेंस लाने की भी कोई एक तरीकाकार होता है, लेकिन उसको मैंने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आपने देखा कि उसके ऊपर हमें स्टे ऑर्डर मिला। देन उसके बाद इन्होंने उजलत में एक्ट लेकर आ गए, और वो एक्ट भी चैलेंज हुआ हुआ है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मैंने चैलेंज किया हुआ पड़ा हुआ। अब बीच में ये आ गया जो हमारी स्पेशल सीट्स वाला था। अब स्पेशल सीट्स वाले इशू के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, बड़ी वाजिया जजमेंट है वो। उसके अंदर आपने ऑलमोस्ट 13 में से 11 जजेस ने तो अपना माइंड बिल्कुल डिस्क्लोज कर दिया रिगार्डिंग PTI, स्टेटस ऑफ PTI, और उसके बाद 8 जजेस से उन्होंने तो पूरे का पूरा डिसीजन आ गया। उसके अंदर आपने देख लिया कि जो रेशियो है अक्सरियत, और उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि अगर किसी को कोई अभाम है, क्योंकि लीगल एम्बिग्विटी के जन्म लेती है, तो आए हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ये जो एक्ट है ये उस जजमेंट के मुनाफी है, इनफैक्ट उसको कैटर करने के लिए लाया गया। तो ऑब्वियसली ये भी अंडू होगा, कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन उठेगा की सूरत तैयार होगी ना पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट में। देखिए लेकिन भाई साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, सॉरी टू कट यू,
कि हमेशा आप कासिम सूरी वाली मिसाल ले लीजिए, आप अपनी मिसालें ले लीजिए, उस वक्त आप कहते थे पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत कर दिया। अब नून लीग वाले कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम यहां से आके उसको चेंज करेंगे। मतलब सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला है वो सबको अनडू कर देता है। देखिए, बात यह है कि जो भी फैसला एज पर लॉ होगा, फॉर द सेक ऑफ द पीपल होगा, पाकिस्तानी कौम के लिए, लोगों के लिए, वो हमेशा प्रिवेल करता है। नंबर 1, लॉज कॉन्स्टिट्यूशन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पीपल्स पार्टी दावेदार है, बनाया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में 6-7 अमेंडमेंट्स कर दी, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक होती हैं अमेंडमेंट्स, बट ये ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, ये चोर रास्ता पैदा किया जा रहा है। तो पार्लियामेंट इसलिए नहीं होती कि उसके अंदर चोर रास्ते पैदा किया जाए। दूसरी, आपने हमारी बात की, रात को 12 बजे कोर्ट्स खुली, जो 169 आर्टिकल था जिसको कासिम सूरी का था, उसको अंडू किया गया। हम तो वहीं खड़े हुए आज तक, बेंच मैं उसमें कौंसल था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ उसके अंदर। अब बात यह है कि वहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हुई, उन प्रोसीडिंग्स के तहत क्या ईसीपी के पास ये पास थी कि वो आके कहता नहीं जी हमने ये इलेक्शन नहीं करा सकते, अभी माहौल ये है, अभी ये है? क्या ईसीपी के पास हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप 14 मई को करा दें, इलेक्शंस करा दें, तो आपने थोबू में नहीं कराए? कॉन्स्टिट्यूशन किसने वायलेट कर दिया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किसने नहीं माना? ईसीपी इज नॉट एन, उसको मैं कहूँगा कि जी वो एक ऐसा इदारा है जिसका सिर्फ एक काम था, वो था ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली इलेक्शन कराना। इससे आगे पीछे उनकी कोई नया वो अदालत है, इट्स अ कमीशन। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ताकत भी यूज़ की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ताकत भी यूज़ की, उन्होंने पूरे मुल्क में, आज आपकी कोर्ट्स का ऑर्डर चीफ का कह रहा है कि पीटीआई का तो हमने बैन ही नहीं किया। मैं पेपर्स लेके टिकट जमा कराया इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा जी आप आज़ाद हैं, आपका निशान कोई नहीं है। यार इस तरह भी होता है? कोई इस तरह इलेक्शंस कराए जाते हैं? हर जगह देखें आप, आज उठा लें पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जो रिटर्न कैंडिडेट है वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, आरओ देगा। ईसीपी एज अ पार्टी खड़ी हुई है यार हर जगह। अब ऐसे सूरत हाल के अंदर जब इस तरह का इलेक्शन कमीशन बैठा हो और इस तरह की जो झूठी और जाली कैबिनेट, जिसमें फॉर्म 47 के आपके लोग बैठे हैं, कल एक मैं प्रोग्राम कर रहा था, उधर बड़ी अच्छी बात है की, मेरे साथ एक और मुस्लिम लीग के थे गेस्ट थे, उन्होंने कहा जी कि 18 में भी जो, मैंने कहा यार खुदा का वास्ता झूठ तो मत बोलो, 18 के अंदर तो टोटल आपकी 14 पिटीशंस नहीं थी, आज तो 167 पिटीशन है सारी मिला के प्रोविंशियल नेशनल असेंबलीज की। आप 180 सीट से उठा के 90 सीट पे ले आए। आरटीएस तो बैठाया गया था ना 18 में। देखिए आरटीएस बैठाया गया था, ईएमएस सिस्टम 38 करोड़ रुपए में दिया गया, 14 पिटीशन आई ना, आरटीएस के बावजूद 14 पिटीशन आई। आज कितनी पिटीशन पेंडिंग पड़ी? आप तेज है ना, आपने ज्यादा पिटीशंस नहीं, हमने ज्यादा पिटीशन तब होती हैं जब आपका डॉक्यूमेंट हो। इलेक्शन पिटीशन फाइल करना इज नॉट अ जोक। हम वकील हैं, हमें 1 महीना लग गया फाइल करते हुए और एफिडेविट्स लेते हुए लोगों के, लेकिन हमारे मुकाबले में तो आज तक कभी भी नहीं है। तो इशू ये है, देखें, दो गलत एक सही नहीं बना सकते। कैसे ही है? मैं गलत था या हूं, आप कहें जी आप गलत हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और को डैगर दे देंगे जो तुम खून करते रहो यार एक ने गलत। अच्छा अली साहब, जमात इस्लामी आपके बारे में क्या सोचती है वो भी जरा पूछे थे। तारिक साहब, एक तो ये कि तहरीक इंसाफ को अपना साथी बनाए ना, जब आप एक जगह पे अभी बैठे हैं, सो व्हाई नॉट, एंड ऑल्सो आप लोग कोई, हाँ वैसे भी साथी तो चले होते ही रहते हैं पाकिस्तानी सियासत में, लेकिन अभी एक बार फिर से साथी बन जाए, एंड ऑल्सो आप लोग कोई एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं, हुकूमत ने कितना टाइम बाय किया? देखिए, बुनियादी बात तो यह है कि हमने हमेशा असूली मौक़िफ़ जो है उसकी हमायत की है जी। पीटीआई को विक्टिमाइज़ किया गया, उसकी हमेशा हमने मुखालफत की है, उस पर हमने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। हाफ़िज़ नईमुर्रहमान साहब हमारे मेरे जमात हैं, बहुत बोल्ड स्टेप वो लेते हैं, और आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर लोगों को जमहूरी आज़ादियाँ दें। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान की सियासी जो क़यादतें हैं, इनका मसला ये होता है कि टेबल के दूसरी तरफ होते हैं, इनका सोचने का अंदाज़ और होता है, और जब वो अपोजिशन के अंदर तो और तरह सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर जो कुछ भी होता रहा, पिक एंड चूज़ का जितना भी मामला चला, वो पीटीआई के दौर के अंदर अगर किसी ने किया मुक़्तदर क़ुव्वतों ने, तो वो भी काबिल मज़म्मत था, और आज के दौर के अंदर उन्होंने किया तो तब भी काबिल मज़म्मत है। और मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के साथ जो रवैया पिछले अरसे के अंदर इख्तियार किया गया, उन्हें बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए इज़हार राय की भी, और इलेक्शन के जो नतायज है उसको तो हमने भी एतराज़ किया। और आपको इल्म है कि जब कराची की 5 नशिस्तें, मेरा यहाँ भतीजा हसन जावेद बाइक बार का ये सेक्रेटरी है, पिटिशन दायर की जमात इस्लामी ने 5 सीटें कराची की, फॉर्म 45 मुकम्मल हमारे पास हैं, ठीक, लेकिन वो तो रिजल्ट आज तक नहीं आया, और हाफिज नईम साहब को उन्हें सीट पेश कर दी। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने कहा कि ये पीटीआई की जीती हुई सीट है, तो पीटीआई को मिलनी चाहिए, चूँकि मैं नहीं जीता, जो हमारी असल सीटें हैं वो वापस दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तर्ज अमल सियासत के अंदर आया है,
माजी में भी इस तरह होता रहा, लेकिन अब तो बड़ा ज़रा ज़्यादा हो Exposed गया है चीना जब और मैं समझता हूँ कि जब तक सियासतदान एक नुक्ते पे इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक ताले आज़मात जो हैं वो अपनी मर्जी करते रहेंगे और वो जो उनके नेट के अंदर आ जाएगा उसको पाक कर देंगे, जो उनके नेट के अंदर नहीं आएगा वो जेलों के अंदर। चलें जी, बहुत शुक्रिया अली, आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए, ताइक साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ने सुनिए यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक ब्रेक शामिल करने का, आपने देखते रहना है सबकी सोच। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम कराची का रुख करने लगे हैं और कराची से एक इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगी मैं इसको, बड़ी तशवीशनाक किस्म की ये स्टोरी है। कराची में हुआ ये कि अरबों रुपए की पानी की चोरी पकड़ने वाले एक अफसर हैं। बड़े कम वैसे कोई ऐसे होता है कि कोई ईमानदार ऑफिसर हमारे सामने आता है जो करप्शन की बात करे, चोरी की या जो भी उसकी जिम्मेदारी है उसको बड़े अच्छे तरीके से ऑनेस्टली उसको देखे और सुने। खैर, ये जो अफसर हैं इन्होंने फिर चोरी को पकड़ा पानी की जो है और उस पर उनको ही मुअत्तल कर दिया गया। ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है। मज़कूरा जो अफसर हैं उनको संगीन नताइज की धमकियां दी जाती रहीं। वाटर कॉर्पोरेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्जा अखलाक बेग ने चंद दिन पहले ही कराची की तारीख की सबसे बड़ी शुमार होने वाली पानी की इस चोरी को पकड़ा और उन्होंने उसको रिपोर्ट किया, जिसकी मालियत जो है वो मैं आपको जो बता रही हूँ ये अरबों रुपए बताई जाती है। और मिर्जा अखलाक बेग ने अपने अमले के हमरा पीर को नाजिमाबाद में छापा मारा जहां मरकजी लाइंस के जरिए पानी चोरी किया जा रहा था और फिर हाइड्रेंट के जरिए उस पानी चोरी को जो होता था पानी उसको फिर फरोख्त किया जा रहा था। जबकि नाजिमाबाद की अगर बात की जाए फिर 65 डेज से वहां पे पानी इस वक्त दस्तयाब नहीं है आवाम को। जी हाँ, और इस मुकाम पर पानी भारी मिकदार में आ रहा था जिसको सब सॉइल का नाम दिया गया था। और वाटर कॉर्पोरेशन में जो इंजीनियरिंग है और इस तरह का डिपार्टमेंट है, थेफ्ट सेल भी है, उसकी मुकम्मल तौर पर सिस्टम के नरके में है, जिसकी वजह से खास तौर पर 3 माह से जिला वस्ती में शहरी पानी को तरस रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम को कोई काबू में नहीं ला रहा था। और जो वाटर कॉर्पोरेशन का अफसरान के सिस्टम में रखना डालने की कोशिश कर रहे थे, इस अफसर को ये सिस्टम ओहदे से फारिग कर देता है। और जिस तरह आपने निमरा बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर या तो कोई डायरेक्टर काम करता नहीं है, जो काम करता है, जो चोरी पकड़ता है, जो अरबों की चोरी पकड़ता है, उसको हम फारिग कर देते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल कदीर, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं ऑल द वे फ्रॉम कराची। राना साहब, ये बताइएगा कि ये क्या माजरा है, आपने मिर्जा अखलाक बेग के साथ सलूक किया, एक ऐसा ऑफिसर जिसने करप्शन को पकड़ा और जिसने अरबों रुपए का पाकिस्तान का फायदा हुआ, उनको मुअत्तल क्यों किया गया, किन ग्राउंड्स में किया गया, ये बताइएगा। अच्छा देखें, जो मिर्जा अखलाक बेग हैं ये वाटर बोर्ड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें तैनात है, 17 ग्रेड के ये अफसर हैं। अच्छा, इनका ये डोमेन नहीं है कि वो जो है हाइड्रेंट्स पे छापे मारे, तो वो एक अलग बात है कि इन्होंने एक चीज चोरी की निशानदेही की है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें वो गलत हो रहा है उसमें वो है। लेकिन जो एमडी वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन है उनका ये कहना है कि इन्होंने जो है जो अपना उनका इदारा है कराची वाटर कॉर्पोरेशन, उसके जो ज़ाब्ते अखलाक हैं, उसके कवायद हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। उसका डोमेन नहीं है कि वो किसी हाइड्रेंट पर जाए और फिर वहां पर जाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जो है उसको वायरल करे। इसी चीज को जो है वो बुनियाद बनाकर इसको अफसर को जो है मुअत्तल किया गया है। उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया था मुअत्तली का। और लेकिन कराची में जो है इसके अलावा भी सिर्फ ये तो नाज़िमाबाद में एक वो है सब सॉइल जिस हाइड्रेंट कहते हैं जिसको जी। और लेकिन इसके अंदर जो वीडियो में उन्होंने दिखाया है अखलाक मिर्जा साहब ने कि इसमें जो है कराची वाटर कॉर्पोरेशन की जो है वो लाइन है उसका पानी भी शामिल है। ये वाकई में चोरी है। लेकिन दूसरी जानिब कराची में ये एक इस तरह का नहीं, बहुत बड़ा नेटवर्क इससे कबल भी जो है पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और जो वाटर कॉर्पोरेशन की एंटी थेफ्ट टीम है, तो उनकी जानिब से जो है कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। बहुत बड़े बड़े जो है वो नेटवर्क जो है पकड़े गए हैं। शकील बहर कुछ अर्सा कबल जो है वो पकड़े गए हैं। उन्होंने अपनी एक उसमें जो इंक्वायरी जब उनसे की गई तो उसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए थे। उसने अरबों रुपए के जो है कबूल किए थे, प्रॉपर्टी जो है करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, डीएचए, गाड़ियां और पता नहीं क्या क्या
पानी की मतलब सेल करके जो वो नेटवर्क था जो सनती एरिया है उनमें जो है पानी सप्लाई करता था कराची वाटर कारपोरेशन की लाइनों से चोरी करके। इस तरह से बहुत सारी है, अभी भी कार्रवाइयां उस सिलसिला जारी है जो पानी चोर उनके, लेकिन माफिया जो है बहुत काफी हाइडेंट्स ऐसे हैं उनको बंद किया जाता है, लेकिन जो है कुछ अरसे बाद फिर उसे खोल लिया जाता है। चलिए जी, अब्दुल कदीर आप हमारे साथ हैं। इस ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुख की सोच। जिस तरह हमने कल आपको बताया था K2 का सफ़र, और K2 का सफ़र अब 11 घंटे में तय होता है। इसी तरह से पाकिस्तानी नौजवान वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कोपेमाई में और नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे सवात के नौजवान ने तारीख रकम कर दी और पहली दफ़ा उन्होंने 19,000 फीट बुलंदी की चोटी है। इसका नाम है तलुजोन, जो कि ज़िला सवात और ज़िला चित्राल के दरमियान में मौजूद है। उसको इन्होंने सर किया और ये क्वाइट अमेजिंग है। उन्हीं से पूछते हैं। सैयद ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ीशान, ये बताइएगा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो इस सफ़र में, इसके प्रिपरेशन के हवाले से बताइएगा और ये सफ़र किस तरह तय हुआ और क्या अब आप सोच रहे हैं कि इसके बाद आपने क्या करना है? जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम और तरजीह देने का। सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के लिए, ये हमारे लिए एजाज़ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। जी हमारा सफ़र जो था वो हमने जो मशहूर वैली है कुमराट की, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और फिर हम आगे चले। तकरीबन 3-4 दिन का सफ़र हमने तय किया और हम चतराल पहुंचे। वहाँ चतराल पर आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ग्लेशियर है, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे हैं, साथ में बहुत सारे खूबसूरत लेक्स वगैरह भी है। लेकिन जो हमारा मकसद था, जो हमने अचीव का, वो था तलुजुम पीक। तो तलुजुम पीक सतह समंदर से तकरीबन 6050 मीटर के ऊपर है और ये काफी चैलेंजिंग पीक, क्योंकि इसके जो ग्लेशियर है, इसकी जो वर्टिकल लिमिट्स है, वो तकरीबन जो हमारे पास 8000 की जो पीक है वो बिल्कुल उसी की तरह ही है जिस तरह के K2 की है या माउंट एवरेस्ट की है या इसके अलावा और पीक्स है। ठीक है। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा कि आपके टीम मेंबर्स कितने थे? मेरे साथ जो साथी थे टीम में, एक का नाम है सेठ नुमान खलील, उसका ताल्लुक भी सवात से है, और दूसरे टीम का नाम है सैयद अली शाह मियां, तो आप 3 लोग थे? जी बिल्कुल, हम 3 ही। ठीक है। तो आप लोगों ने कोई मसनूई मदद भी ली है या अपनी मदद आपके तहत ये सब किया? नहीं, बिल्कुल हमने ये जो पीक सर किया है, हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो सर किया हुआ है। ना हमें कोई स्पॉन्सर मिला है, हमने कोशिश की थी, लेकिन हमारी कोशिश की तो अलग बात है। निम्रा जो आपसे पूछ रही है उसमें यही है कि हमने कल एक स्टोरी की जो कि निम्रा के ज़हन में भी है, कि ऑक्सीजन के बगैर एक फ्रांसीसी को पैमा थे जिन्होंने K2 सर कर लिया। तो आपके पास इक्विपमेंट पूरा था या नहीं? नहीं, तकरीबन जो हमारे पास डेड जोन होता है जिसके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है, वो मेरे ख्याल में 7000 मीटर के बाद जो है वो डेड जोन शुरू होता है। मतलब कि बंदा 7000 मीटर के बाद जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आपका स्टेमिना हो या मतलब कि रेगुलर प्रैक्टिस हो तो फिर ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो प्रैक्टिस की वजह से या पूरे स्टेमिना गेन करने की वजह से जो है वो आप आदी बन जाते हैं कि आप कम ऑक्सीजन में भी है जो सरवाइव कर सकते हैं। अच्छा ज़ीशान, ये भी बताइएगा कि ये आपकी पहली मुहिम थी जो आपने ये चोटी तलुजोन की सर की, या इससे पहले भी छोटी मोटी चोटियां आप सर कर चुके हैं? जी बहुत, सवात की जितने भी मशहूर पीक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये अननोन पीक्स नहीं है, ये बिल्कुल नोन पीक्स है। इस पे काफी सारे आर्टिकल्स है सवात की पहाड़ियों के ऊपर, जो कि बहुत सारे फाउंडर्स और अंग्रेजों ने जो है 1971 में 1960 में जो है इस पर काफी एक्सपीडिशन की हुई है। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो सबसे बड़ा कारनामा था स्वात के अंदर, वो 2022 में था, जो कि स्वात का सबसे बुलंद पहाड़ी जो है माउंट फलकसेर, जिसको कभी कभार माउंटेन जो है वो K2 के तशबीह भी देते हैं, तो उसको भी हमने सर किया हुआ था और काफी कवरेज वगैरह नहीं।
ठीक हो गया। अच्छा ज़ीशान, ये बताएं, अभी आप मुझे ये समझे कि मैं एक वो शख्स हूँ जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, और वो आपसे पूछ रहा है कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, मौसम कैसा होता है, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, तैयारी पहले कैसे करनी पड़ती है, क्या पहन के जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, क्या क्या, ये सब कुछ मुझे बता दें, अपना एक्सपीरियंस ओवरऑल। आई जस्ट वांट टू नो दैट। जी, अगर हम एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँ तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है तैयारी के हवाले से, आप बिल्कुल मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जितना आप मेंटली स्टेबल रहेंगी उतना ही आप मेंटल स्टेबिलिटी की वजह से आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जाएगा। वेरी इसके नाइस। बाद जो दूसरा यार है ये वो आपसे जो आपकी है वो इस वजह से पूछ रही है ज़ीशान कि ये कल इरादा यहाँ से बन रहा बैग है। उठाएंगी और चली जाएंगी, इनको बिल्कुल ये चीजें ना बताएं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं नोमान खलील जो आपके पार्टनर हैं। नोमान से भी कुछ बात सबसे पहले मैं तो नोमान से भी यही सवाल पूछ लूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जानिंग अस। निम्रा के सवाल का आपने जवाब नहीं देना, लेकिन बताइएगा ओवरऑल आपका और सैयद ज़ीशान का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पीक को सर करने का। मैंने भी यही पूछा था, वैसे आपस की बात है। जी जी नोमान। मैं तो इतना कहूँगा सवात की पीक्स के हवाले से कि इसमें जो वर्टिकल टेक्निकल एरियाज इतना ज्यादा है कि ये तकरीबन टोटल पीक जो आता है सवात की, हाँ ये 6,000 मीटर में आता है। ठीक। पर इसमें वर्टिकल और टेक्निकल एरियाज इतना ज्यादा है कि इसका कंपेयर आप बिल्कुल 8,000 पीक के साथ कर सकते हैं। हाँ, और पीक के अलावा मैं ये बात करूंगा कि पीक के सबसे ज्यादा कास्ट जो आता है वो ट्रांसपोर्टर पर आता है। ट्रांसपोर्टर के अलावा अपने पोर्टर, गाइड और फूड्स पर आता है। ठीक है। तो इसका जो कास्ट आता है तो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में आता है। तो मेरे ख्याल में लोग ऐसा पीक को समेट करने की कोशिश नहीं करते कि इसका रिजल्ट आपको पेप्टी मिले। सही सही। अच्छा नोमान, मैंने अभी ज़ीशान से ये सवाल पूछा था, आपसे भी यही सवाल पूछूंगी कि आप मुझे कंसिडर करें वो शख्स जिसको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि माउंटेन क्लाइंबिंग या ये सब किस तरह किया जाता है, तो आप ये बताएं कि इसके लिए आपको किस तरह तैयारी करनी पड़ती है, मौसम कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कोई शदीद किस्म की ठंड, बर्फबारी, आप लोगों ने जब सर किया इस चोटी को तो कितनी थी, फिर आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, जूते कैसे होने चाहिए, खाने पीने में सब चीजें, ये सब कुछ बताएं प्लीज। सबसे पहले जो इसका टेक्निकल प्रैक्टिस है वो करना चाहिए, आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। ठीक। इसका नॉलेज इंसान को होना चाहिए और इसका जो बाकायदा शमशाल में गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज्यादा कंपनियां है ना, वो ट्रेनिंग देते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रेनिंग लेना है। ठीक है। फिर इसका जो क्रेवेसिस है या आइस ब्रिज है उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक। इसके अलावा जो इसका जो सूट है उसमें बाकायदा बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, 6,000 मीटर भी है, 7,000 भी है, 8,000 प्लस भी होता है। तो आपने जो पीक करना है उसके मुताबिक इनको प्रिपेयर करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा ज़ीशान, मुझे बताइएगा, पोर्टर का जिक्र किया था आपने, पोर्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? अभी हसन शिगरी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उनको K2 के बेस कैंप में पहुंचा दिया गया, उनकी फैमिली के हवाले कर दिया जाएगा। ये बताएं कि पोर्टर भी आपके साथ 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 पीक सर करता है? अगर वो करता है तो फिर ये पीक तो वो भी सर कर चुका होगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जरूर सर कर सकता है। जितने भी हमारे पाकिस्तानी हीरोज है जो कि अभी अभी K2 या ब्रॉड पीक वगैरह सर कर रहे हैं, ये भी पोर्टर ही निकला है। पोर्टर से लेके ये माउंटेनियर तक पहुंचा है। बिल्कुल जरूर सर कर सकते हैं, लेकिन इसमें कमी ये होता है कि हम उसको ज्यादा तरजीह नहीं देते। हम खाली उसको एक मजदूर की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसको आगे जाने ही नहीं देते। मैंने बास कंपनियां खुद भी देखा है और मैंने पढ़ा भी है कि ये बिल्कुल सर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पोर्टर ना हो तो आप भी इस माउंटेन की जो है वो सर नहीं कर सकते। पूरा की पूरा क्रेडिट जो है वो पोर्टर का ही होता है। अगर आप पोर्टर को थोड़ा मतलब कि स्पेस दे दे, थोड़ी तरजीह दे दे, तो ये बिल्कुल आपके साथ जो है ये माउंटेन वगैरह सर कर सकते हैं। ठीक। अगर ये पोर्टर एंड तक जाते हैं, आपके साथ पीक पूरी करते हैं या फिर बेस कैंप तक जाते हैं?
नहीं, ये बेस कैंप तक जाते हैं। मतलब कि जहाँ पर उन माउंटेनियर्स को जरूरत पड़ती है सामान ले जाने में, या उनको अगर कोई दुश्वारी वगैरह हो, कुछ नीचे से लाना हो, तो फिर ये आम मजदूर की तरह उनको सामान वगैरह दे देते हैं और वहां तक पहुंचा देते हैं। ठीक हो गया। जीशान, आपका भी बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। नौमान, आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी इन दोनों की, और आप फिर कब जा रहे हैं? निम्रा की कुछ सीखा तो होगा ही ना ही आपने रह जाएंगी, जीशान। मुझे लगता है जिस तरह इन्होंने पूछा है। मेरी एक और लेकिन- ख्वाहिश है कि हाँ, ब्रेक भी शामिल कर लेते हैं कर मेरे लेते, ख्याल कर में, फिर लेते। उसके बाद हम कभी सोचेंगे सवात की चोटियां सर करने के बारे में। आप सब ने लेकिन हमारे साथ रहना। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आपने अक्सर गाने सुने होंगे, बड़े रोमांटिक किस्म के वो गाने होते हैं, और उसमें जो आशिक होता है वो अपनी माशूका को कह रहा होता है कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है। तो ये हिप्नोसिस क्या होता है? अब हिप्नोसिस जो है ये नफ्सियात या न्यूरो साइंस और थेरेपी का मिला जुला एक शोबा है। हिप्नोसिस जहनी हालत में तब्दीली का अमल है, जिससे दिमाग जो है वो नए आइडियाज और नुक्ता नज़र के लिए ज्यादा वसी हो जाता है। ये जाती तब्दीली के लिए एक ताकतवर तरीका भी है और फिर लोगों की दिलचस्पी का मौजू भी है। अक्सर फिल्म्स में भी दिखाए गए ड्रामाई मनाजिर के बरक्स अगर देखा जाए तो जदीद हिप्नोसिस एक इश्तराकी अमल है, जिसमें मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ तर्ज को इस्तेमाल करते हुए अपने मखसूस मकासद को हासिल किया जाता है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक कह रही हैं आप। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब। डॉक्टर साहब की जानिब चलते हैं और उनसे जिस तरह निम्रा के बहुत सारे सवालात हैं, उन्होंने इंट्रो भी हमारा सुन लिया होगा। सर, हिप्नोसिस के हवाले से हमें बताइएगा, ये होता क्या है और क्या इसको हम मुफीद अंदाज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, हिप्नोसिस की दो इकसाम है। एक होता है हिट्रियो हिप्नोसिस, यानी आप किसी को हिप्नोटाइज करें, और दूसरा होता है सेल्फ हिप्नोसिस, अपने आप को हिप्नोटाइज करें। 1940 में ये लीगल हुआ मेडिकल प्रोफेशन में, और 1950 में ये साइकाइट्री ने इसको एक्सेप्ट किया कि बहुत मुफीद तरीका है। बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां या इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, उसकी इज्जत नफ्स मजरू हो, उसके लिए सबसे फास्ट तरीका है। हार्वर्ड की एक स्टडी है कि अगर सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उसके 400 सेशन लिए जाएं, हफ्ते में एक सेशन, तो हिप्नोसिस के 10 सेशन में वही नताइज मिलते हैं जो सीबीटी के 400 सेशंस में मिलते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हिप्नोसिस सीखना और उसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। वजह यह है कि सीबीटी तो आप पढ़ सकते हैं किताबों से, 4 साल के अंदर आप साइकोलॉजिस्ट बन गए, आपने थ्योरी पढ़ ली। हिप्नोसिस सारा प्रैक्टिकल होता है, और उसमें हिप्नोटाइज करने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस, उसकी आवाज कैसी है, उसका लबो लहजा कैसा है, उसकी टोन कैसी है, ये चीजें बड़ी मैटर करती है। तो ये लीगल है। अब इसकी इस वक्त जो यूज है वो बड़े कमाल की है। फॉर एग्जांपल पेडियाट्रिक हिप्नोसिस, बच्चों को हिप्नोटाइज करना, 5 साल 6 साल जो रात को बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, या बच्चे जो इम्तिहान का खौफ होता है, एंजाइटी होती है, या बच्चों के प्रॉब्लम। फिर वेट लॉस हिप्नोसिस इस वक्त बड़ा पॉपुलर है। आपको पता है वेट लॉस में एक सर्जरी का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके स्टमक को आधा काट दिया जाता है, बायोटिक सर्जरी कहते हैं। उसके बाद आप खाना कम खाते हैं, आपका वेट कम होता है। मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप चाहे कि वापस आपका मैदा जुड़ जाए तो वो जुड़ नहीं सकता। तो हिप्नोसिस में इस वक्त हार्ले स्ट्रीट लंदन में कुछ हिप्नोटिक बायोटिक सर्जरी कर रहे हैं, यानी आपको ट्रांस में ले जाकर आपको ये यकीन दिला गया कि आपका आधा स्टमक कट चुका है, आप खाना कम खाएंगे, और अगर इसको रिवर्स करना चाहे तो वापस रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ मेंटल कंडीशन कि आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जी, इसलिए कि आपको आपका निजाम जो है, आपकी जिंदगी में जो कुछ आपके पास है, आपका अमल, आपकी फिक्र, आपकी सोच, आपके अकायद, उसका सारे का सारा ताल्लुक आपके तहत शऊर और लाशऊर से है। ये जो हिप्नोसिस है, ये बेसिकली आपके कॉन्शियस माइंड को पेनिट्रेट कर सब कॉन्शियस में जाता है, वहां पे सजेशन को रखता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सजेशन काम करना शुरू करते हैं, तो इंसान की पूरी जिंदगी, ना सिर्फ उसकी जिस्मानी सेहत, जहनी सेहत, कारकर्दगी, सलाहियत सब चेंज हो जाती है। तो इट्स अ रिमार्केबल टूल। अब इसमें एक मतलब ये कि आपके कॉन्शियस को भी और सब कॉन्शियस दोनों को टारगेट करता है, और जो भी मकसद हासिल करना चाह रहा होता है कोई, वो हो जाता है।
कॉन्शियस को बाईपास करना पड़ता है। कॉन्शियस ठीक, में उसको तो bypass। आपकी मौजूदा पर्सनैलिटी है ना, कि मैं ये नहीं कर सकता, ये तो कभी नहीं हुआ, मुझे डर लग रहा है, मैं जहाज में सफर नहीं कर सकता। इस कॉन्शियस माइंड की इस चीज को बाईपास करते हैं और बाईपास करके सब कॉन्शियस में सजेशन डालते हैं, तो सब कॉन्शियस हमेशा कॉन्शियस को कंट्रोल करता है। True, तो true, जब वो true, कॉन्शियस को कंट्रोल करता है तो आपको वो फियर चला जाता है, वो फोबिया चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि इस हिप्नोटिज्म को, इसको गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। हमने देखा कि बहुत सारे केसेस आते हैं, फलाने हमें हिप्नोटाइज कर लिया, उसके बाद जो वो कह रहा था वो हम करते रहे। इस तरह की भी कोई सूरत हाल होती है या सिर्फ अजम्पशंस हैं? नहीं, ये ट्रू है। देखिए, हिप्नोसिस के अंदर से ब्रांच निकली 1970 में। अच्छा। उसको कहते हैं NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये जो है, ये इसको इनडायरेक्ट हिप्नोसिस कहते हैं, यानी आपने किसी की आंख नहीं बंद कर रहा है। इसमें अगर आप चाहें तो डैरन ब्राउन की वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे। जी। वो खड़े खड़े लोगों से बात करता है और कागज देता है जिसकी साइज नोट की जैसी होती है। वो हीरे की अंगूठी खरीदता है और वो कागज के पीस देता है, और वो जो दुकानदार है उसको नजर ही नहीं आता कि ये नोट है, कागज के पीस है। तो ये इनडायरेक्ट हिप्नोसिस की वजह से इसको गलत इस्तेमाल डैरेन ब्राउन डॉक्टर साहब, ये हिप्नोसिस सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं भी दुकानदार को पैसे देना चाहती हूँ। अच्छा, देखिए, हिप्नोसिस सीखने के लिए कोर्सेज होते हैं। इसके बेसिक कोर्स होता है, 3 या 4 दिन का होता है। उस कोर्स के बाद आपको बेसिक नो हाउ मिल जाता है कि बेसिक हिप्नोसिस क्या है, क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह उसकी आंखों में देखना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता कुछ प्रैक्टिस घर पे करे, बच्चों पे करे, फ्रेंड्स पे करे। तो जितनी महारत हासिल होगी उतना आप हिप्नोसिस बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और एक ये और चीज हिप्नोसिस वीडियो लिंक में भी हो सकता है, मतलब कोई किसी के साथ आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं? इफेक्टिव नहीं होगा। मैं चाह रहा था अगर हो सकता है तो सर हमें डॉक्टर साहब भी नहीं, हिप्नोसिस वीडियो लिंक पे इतना इफेक्टिव नहीं होता। फिजिकली बैठना बड़ा जरूरी है। आई कांटेक्ट इज इम्पोर्टेंट, और वो आई कांटेक्ट है, प्लस बाज दफा हिप्नोसिस में एंकरिंग करते हैं। एंकरिंग का मतलब है टच करते हैं, शोल्डर पे, सर पे टच करते हैं और साथ सजेशन देते हैं, कान को टच करते हैं, तो वो टच नहीं हो सकता ऑनलाइन। तो इसलिए फिजिकली बहुत जरूरी है। और ये मेरे ख्याल में तो इसका जो एक्सटेंशन है NLP, ये तो स्कूल कॉलेजेस में कर देना चाहिए। बच्चों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए ये बड़ा जबरदस्त टूल है। देखिए, हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे अतराफ में नेगेटिविटी बहुत है। घर में माँ बाप का झगड़ा, या वालिद सख्त है, स्कूल में टीचर सख्त है, या स्कूल के अंदर पढ़ाई बहुत मुश्किल है। फिर हम देखते हैं कि हम तो रिक्शा में उतरते हैं और हमारा कुलीग जो है स्कूल का, वो प्राडो में उतर रहा है। अब ये जो कंपैरिजन होना शुरू हुआ माइंड के अंदर, ये इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा करता है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल भी ऐड कर लीजिएगा। क्या आप जानवरों को भी, मासूमाना सवाल है वैसे, हो सकता है आप इसको गलत भी समझे, क्या आप जानवरों को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं? नहीं, डोंट नीड टू। कहते हैं कि बिल्ली और कुत्तों पे होता है हिप्नोटाइज, नंबर 1। हिप्नोसिस में एक और चीज जो बहुत सालों पहले, जब हिप्नोसिस का नाम नहीं था हिप्नोसिस वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड है, वो आया हिप्नोस से। इसका मतलब है स्लीप। तो ऐसा लगता है जिसको हिप्नोटाइज कर दिया वो सो गया। तो हिप्नोसिस से पहले एक आदमी था मैस्मर, उसकी वही हिप्नोसिस की टेक्निक थी, उसको मैस्मेरिज्म कहते हैं। तो मैस्मेरिज्म में आंखों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं कि बाज जानवरों को अगर आप आंखों के जरिए चाहें तो उसको भी आप काम डाउन कर सकते हैं, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, वो हमला नहीं करेगा आपके ऊपर। ठीक है। अच्छा, दीगर क्या मकासद जो है वो हासिल किए जा सकते हैं? हम दीगर अभी कुछ बीमारियों का, बल्कि ना, हाँ, गुड पॉजिटिव बताइएगा प्लीज डॉक्टर साहब। हमारी आवाम नेगेटिव चीजें बड़ी जल्दी पकड़ती है वैसे भी। हाँ, देखिए, एजुकेशन में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। थेरेपी हर किस्म की बीमारी में, इवन अगर आप मिसाल के तौर पे, हमारे पास एक केस था जहाँ एक साहब थे जिनकी उम्र 70 ईयर्स थी, पहली दफा कैंसर डायग्नोस हुआ, ट्रीटमेंट पे गए। अब आपको पता ना, कैंसर की ट्रीटमेंट बाज दफा कैंसर से ज्यादा खतरनाक होती है। वो बहुत तकलीफ से गुजरे, 5 साल के बाद उनको रिलैप्स हुआ, वापस कैंसर हुआ। उस वक्त उनकी बेटी ने हमसे राब्ता किया, तो यहाँ पे एक साहब इस्लामाबाद से डेपुटेशन पे आए थे, हमने ये केस उनको दिया, तो उन्होंने हिप्नोसिस और रेकी का कॉम्बिनेशन का रोज सेशन दिया। जब उनकी थेरेपी कंप्लीट हुई और उसके बाद वो जब एक दफा हमारे पास आए, कई लोग थे, उनके सामने खड़े होकर स्टेज पे उन्होंने कहा कि पहले 5 साल बाद, पहले जब मुझे कैंसर हुआ था और मैं कीमोथेरेपी वगैरह जब कर रहा था, इतने साइड इफेक्ट थे कि मैं बता नहीं सकता। इस वक्त मैं अपनी लास्ट कीमो लेकर हॉस्पिटल से आया हूँ, अपने पैरों पे चल रहा हूँ, मुझे कोई साइड इफेक्ट। तो ये पेनलेस चाइल्ड बर्थ में बड़ा इस्तेमाल होता है, तो बड़ा आजकल मशहूर है।
कि खवातीन फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हर महीने एक हिप्नोसिस के सेशन ले। 9th मंथ में बच्चा ऐसा पैदा होगा, उसे पता ही नहीं चला होगा कि बच्चा कैसे पैदा हुआ। कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। तो इस पे बड़ा यूज हो रहा है पाकिस्तान से बाहर। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमने बहुत कोशिश की लोगों को समझाने की, मगर लोग समझ नहीं पा रहे कि ये चीज वाकई काम कर सकती है कि नहीं। और फिर बहुत सारी बीमारियों में ये मेडिसिन के साथ साथ आपको हेल्प करता है। तो मेडिसिन की आहिस्ता आहिस्ता आपको जो जरूरत है शायद वो कम होना ये चाहिए। फोबियाज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस को कम फोबिया करने के तो लिए, या रिमार्केबल आपकी कोई ऐसी नापसंदीदा आदत उनको छोड़ने के लिए भी बड़ा कारआमद है। हैबिट्स के लिए है, फोबिया के लिए, और पेनफुल मेमोरीज। बहुत सारी पुरानी बिसरी यादें हैं जो जब आपको ज़हन में आती है, आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस उसको होता है आपको किसी रिफ्रेम चीज करने का भी तरीका है, उसका रिफ्रेम। और सबसे बड़ी अमेजिंग चीज मैं आपको बताता हूँ जो आज तक शायद किसी ने नहीं बताई हो। हिप्नोसिस वो वाहिद साइंस है कि जिसमें आप किसी शख्स की वो बात जो उसको याद नहीं हो, मतलब कोई बचपन में मार पड़ी वो याद नहीं हो, तो वो उसके जब हम तहते शऊर में जाते हैं वो बात उसको याद आ जाती है, वो शख्स ठीक हो जाता है। और अब जो नई चीजें जो आ रही है, जिसका मैं डायरेक्टली इस पे बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल है, मगर मैंने अपनी लाइफ में 2 केसेस ऐसे किए मेरे सामने कि एक शख्स है जो इंग्लिश नहीं बोलता था और उसको पेट में दर्द रहता था, कोई डॉक्टर नहीं डायग्नोज कर सका उसको दर्द क्यों रहता है, खाना बहुत कम खाता था, बहुत दुबला था, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। उसको हिप्नोटाइज किया हमने मालूम करने के लिए दर्द आया कहाँ से, तो पता चला वो 450-500 साल पीछे चला गया। उसने मुझसे इंग्लिश में बात करना शुरू की। उसका नाम उसने बताया जॉन है, और वो अपने बाप के साथ किसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था। खच्चर था, खच्चर का पैर स्लिप हुआ, बाप खाई में गिर गया, खच्चर की 2 टांगे इसके पेट पे लगी, इसका पेट फट गया और बच्चा भी वहां मर गया, खच्चर भी मर गया। ये 450-500 साल पहले की बात वो बता रहे, इंग्लिश में बात कर रहा है, जो इंग्लिश नहीं जानता था। उस नौजवान को जब उसकी आंखें खुली उसके बाद उसको सारी जिंदगी कभी पेट में दर्द नहीं हुआ। अब ये क्या जेनेटिक मेमोरी थी उसके आबा और अजदाद की? पॉसिबल है कि जेनेटिक मेमोरी जो होती है आपकी, वो पेन भी आपको फॉरवर्ड करती है, स्किल्स भी फॉरवर्ड करती है, अकाइद भी फॉरवर्ड करती है। तो क्या ये पेन था आबा और अजदाद में से किसी का जो चलता चलता इस बच्चे की जिंदगी में आया, जीन्स के जरिए ट्रांसफर हुआ, या कोई पिछला जन्म था? हम कुछ नहीं कह सकते, मगर ये मेरे सामने बात हुई है। That's very interesting. अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल ये भी है कि इस वक्त बहुत सारी खवातीन हमें देख रही होंगी, माएँ देख रही होंगी, तो क्या आप बच्चों को भी इस हिप्नोसिस के ज़रिए, जो बच्चा थोड़ा शरारती है, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देता, उसकी तरफ आप ला सकते हैं? आप अगर थोड़ी सी उसकी हिप्नोसिस के ज़रिए थेरेपी वगैरह करना चाहें तो हो सकती है? हमारे पास जी एक स्पेशलिस्ट बैठता है जो सिर्फ बच्चों पे काम करता है, और बच्चों की पढ़ाई में दिल ना लगना, शरारत, सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है माँ बाप को, वो है बच्चों का मोबाइल फोन का इस्तेमाल, स्क्रीन। हम बच्चों को हिप्नोटाइज करके इस चीज से कम कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको ऐसी तरफ ला सकते हैं जहां वो अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कोशिश करें। ये सारी चीजें पॉसिबल है हिप्नोसिस के जरिए। सेशंस लगते हैं इसके, हर सेशन 40 से 45 मिनट का होता है। पहले 1-2 सेशन में बच्चे के साथ एक रेपो बिल्डअप की जाती है, उसको हल्का सा ट्रांस में लिया जाता है। जो ट्रांस है वो बेसिकली वो कैफियत है जो हिप्नोसिस से पैदा की जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के तहते शऊर में जब आप चले जाते हैं, तो जिस तरह आप बीज बोते हैं जमीन में, हम कुछ सजेशन इम्प्लांट करते हैं सबकॉन्शियस में, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सजेशन काम करना शुरू करता है, तो वो उसके बिहेवियर, उसकी हैबिट को चेंज करता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक के डिस्कशन से जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, जो आपने उसका ग्रीक मीनिंग भी समझाया था, उससे कि दैट जो भी हिप्नोसिस कर रहा होता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के कॉन्शियस को स्लीप करवाता है, वो उसको एक तरह से आप कह सकते हैं सुला देता है, एंड देन वो सबकॉन्शियस में उसने ऑलरेडी जो मैसेज डिलीवर कराया होता है वो फिर काम कर रहा होता है, सबकॉन्शियस वाला मैसेज, राइट? जी जी बिल्कुल यही करते हैं। इसमें कुछ जब आप हिप्नोसिस सीखते हैं तो आपको कुछ एथिकल कंसिडरेशंस दिए जाते हैं कि जी आपने एथिकली काम करना, हिप्नोसिस पे किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि दुनिया में बड़े केसेस हैं कि जहां हिप्नोटाइज करके एक मर्द ने औरत का नाजायज फायदा उठाया, या एक औरत ने हिप्नोटाइज करके मर्द का नाजायज, तो उसके ऊपर एक कहा जाता है कि जब आप हिप्नोटाइज करते हैं, खासकर कोई मर्द को खातून को करता है, तो एक टेप रिकॉर्डर होना चाहिए ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस। उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर ले ताकि जो भी कन्वर्सेशन हुई हो वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो। बाद में कई दफा ये भी हुआ है कि बिला वजह
एक खातून ने किसी मर्द के ऊपर सू कर दिया, केस कर दिया कैसे हिप्नोसिस में मुझे फिजिकली अब्यूज किया, जबकि उस शख्स ने नहीं किया था। तो ये सेफ गार्ड पेशेंट के लिए भी और थेरेपिस्ट के लिए भी एक टेप रिकॉर्डर रखा जाता। ठीक हो गया। अच्छा, ये अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं कि अगर कोई सेशन लेता है वो कितनी देर तक फिर उसी कंडीशन में रहता है? देखिए, हिप्नोसिस की ट्रांस में नहीं रह सकता मुतवातिर। कुछ देर के बाद या तो वो सो जाएगा या फिर खुद ब खुद उठ जाएगा, नींद पूरी हो जाएगी, वो नींद में से उठ जाएगा और फिर जब नींद से वो उठेगा तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। बिल्कुल नॉर्मल होगा। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि हिप्नोसिस करते हुए आप ये भी सजेशन डाल दें कि जब तुम आंखें खोलोगे तुम्हें कुछ याद नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो आंखें खोलने के बाद उसको याद नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा नाज़रीन, पूरे मुल्क में ही इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है और वादी नारान में भी तबाही मच चुकी है। बहुत सारी वीडियोस हम पहले आपको दिखाते भी रहे, अभी भी हम बात करने लगे। बिल्कुल हाँ, सयाह फंस चुके हैं, सयाह फंस चुके हैं। ऐसे ही वादी नारान की अगर बात की जाए तो तेज बारिशों से फंस जाने वाले सयाहों को रेस्क्यू करने वाले नौजवान अली सवाती, जिन्होंने हमेशा की तरह जान की परवाह ना करते हुए सयाहों की मदद की और गुज़श्ता गए रात तक इलाका सिक्योरिटी फोर्सेस के हमरा इलाके की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके हमरा सयाहों के वादी नारान से इनखलाब में मसरूफ रहे, एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव। निमरा बिल्कुल ऐसे ही है। इससे पहले भी जब कभी जरूरत पड़ती रही हमारे लोगों को इस तरह की किसी अंधोनाक वाकये में, तो ये हमारे साथ इसी तरह से इन्होंने ये किया, बल्कि उन्होंने हमें ज्वाइन भी करना था प्रोग्राम में। लेकिन क्योंकि वादी नारान में इस वक्त इंटरनेट की कनेक्टिविटी बड़ी वीक है, इवन वो हमारे साथ कॉल पे भी नहीं आ सकते, वरना जरूर हमने इनसे पूछना था कि अभी क्या सूरत हाल है। बहरहाल जो रिपोर्ट उन्होंने रात तक हमें किया था वो हम इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये रात के ही कुछ क्लिप्स जो उन्होंने भेजे थे वही हमारे पास है कि वो रेस्क्यू कर रहे हैं उन लोगों को जो कि स्टक थे। वादी नारान मांडरी पुल जो है हसनैन, वो वहां पे डूब चुका है, तबाही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तबाही है। उसके अलावा सयाह जो हैं वो फंस चुके हैं। अभी इस वक्त यहाँ पे नाज़रीन आपको ये बताने का मकसद ये है कि बारिशों का एक नया सिलसिला जारी है, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी मकाम पर जाते हुए पहले सोचना चाहिए। और नारान खत्म, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।